स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो, जहाँ आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स गो। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें आता है रूल अगेंस्ट बायस, ऑडियल्ट्रम पार्टम, क्रॉस एग्जामिनेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन, प्री एंड पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, स्पीकिंग ऑर्डर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला देखते हैं कि नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है। देखो, लॉ अभी अभी रिटन फॉर्म में आया है, बट ये जो हमारे रिटन लॉज हैं वो किस बेसिस पे फॉर्म हुए हैं, तो ये है नेचुरल जस्टिस, मोरालिटी। इनके बेसिस पे हमने ये लॉज को बनाया है। इनमें लीगलिटी आती है, रैशनलिटी आती है, ठीक है। हर एक पार्टी के बारे में सोच के ही हमने ये लॉज बनाए हैं। तो ये जो नेचुरल जस्टिस का टर्म है, ये एक रोमन कॉन्सेप्ट से आता है, जुस नेचुरल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रोसीडिंग, हर एक जजमेंट जो है वो फेयरनेस से हो और इक्विटी से हो। इक्विटी मतलब कि हर एक इंसान की कंडीशन को देख के हम उसके ऊपर कुछ पेनल्टी और उसके ऊपर कुछ राइट्स हम लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एक गरीब है और एक अमीर है, दोनों के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी है, पर जो अमीर है वो 1 लाख जल्दी से भर के छूट सकते हैं। वैसे गरीब का वैसे कंडीशन नहीं है, तो उसको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये ना हो, इसलिए इक्विटी का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। तो ये नेचुरल जस्टिस का एक कॉन्सेप्ट है। ये नेचुरल जस्टिस कहाँ पे यूज़ होता है, तो जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में। ये इंश्योर करता है कि आर्बिट्री एक्शंस जो है गवर्नमेंट के, उसको हम गवर्न करें, ठीक है, उसको प्रिवेंट करें हम। तो ये जो लीगल फिलॉसफीज है हमारी अभी की लॉ, हमारे सारे, तो वो इंश्योर करता है नेचुरल जस्टिस के जो फेयरनेस वाली क्वालिटी है, वो अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग वाली क्वालिटी है, ठीक है, इक्विटी वाली क्वालिटी है, वो बरकरार रखे, ठीक है। तो ये जो नेचुरल जस्टिस के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है कि मतलब जज कांट बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है। तो यहाँ पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टीज का हमने सुन के डिसीजन देना है, तो इसको बोलते हैं ऑडियल्ट्रम पार्टम, ठीक है। हम ये आगे सब देखेंगे। पहले आता है रूल अगेंस्ट बायस। बायस मतलब क्या कि पक्षपात, ठीक है। मैं अपने ही केस में जज बन के बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मेरे फेवर में ही मैं अपना जजमेंट दूंगी, ठीक है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम ही जीते, ठीक है। तो ये ना हो, इसलिए बायसनेस जो हम जब भी हमें दिखाई देती है एक जज में, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस होती है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे हम देखते हैं, 2 टेस्ट होती है। पहले हम देखते हैं कि कुछ बायसनेस दिखाई दे रही है नहीं प्रोसीडिंग्स के वक्त, अगर नहीं तो फिर जजमेंट देखा जाता है कि उसमें कुछ बायसनेस दिख रही है क्या नहीं हमें। अगर नहीं है तो जजेस का वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा और उसी को बाइंडिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बायसनेस का हम बोल सकते हैं नेमो जुडिस इन कॉजा सुआ, ये एक लैटिन मैगजीन से आया था, जैसे कि नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन कॉज, ठीक है। तो इस जो बायसनेस वाला है टॉपिक, तो इसमें 5 टाइप्स आते हैं। पहला है पेक्यूनरी बायसनेस। पेक्यूनरी बायसनेस मतलब मेरा कुछ मॉनिटरी इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। मुझे अगर दिख रहा है कि जो पार्टीज मेरे सामने, उसके में से एक मुझे पैसे दे के खरीद सकता है, ठीक है, तो मैं जजमेंट उसके फेवर में दूंगी, तो यहाँ पे आ गया बायस। तो ये जो मॉनिटरी इंटरेस्ट जब आता है, ठीक है, तो उसको पेक्यूनरी बायसनेस में हम देखेंगे। पर्सनल बायस जब आता है, जब हमारे जो पार्टीज हैं वो मेरे रिलेटिव लग रहे हैं, या फिर मैं एक हेट पर्सन, जो मेरी राइवलरी है वो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बायसनेस सिर्फ फेवर वाले कंडीशंस में नहीं होता, जो इंसान आगे वाला मुझे पसंद नहीं है उस वो वाला कंडीशन भी बायसनेस में आता है, ठीक है। तो ये पर्सनल बायसनेस में आता है। सब्जेक्ट मैटर बायसनेस, अगर समझो मैं फेमिनिस्ट हूँ और मेरे सामने केस आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो जो वो फीमेल है उसके फेवर में ही मैं अपना जजमेंट दूंगी, ठीक है। तो ये ना हो, इसलिए जो जज है वो अनबायस्ड होना चाहिए। ये जो बायसनेस मैंने अभी बताई सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वाली, तो ये फेमिनिस्ट वाला एग्जाम्पल बहुत सूट करता है उसको। डिपार्टमेंटल ऑफिशियल बायसनेस, ये कब होता है, जब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ही कभी कभी देखो इंस्पेक्शन करता है, तो ये इंस्पेक्शन करने वाला काम भी एडजुडिकेशन वाला ही होता है, डिसीजन मेकिंग का ही होता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव अपना काम खुद ही देखने वाला है एज अ जज बन के, तो यहाँ पे ऑब्वियसली होगा क्या कि मैं अपने फेवर में जजमेंट दूंगी। तो इसी को बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल या फिर ऑफिशियल बायसनेस।
जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी ये कब होता है कि मैंने एक जजमेंट दिया है और वो जजमेंट गया है अपील में। ऊपर वाले जजेस बोल रहे कि ये जो तुमने जजमेंट दिया है उसको सेट असाइड करके दूसरा जजमेंट दो, पर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैंने जो दिया है वही सही है और मैं हर बार यही जजमेंट दूंगी। तो ये क्या है कि मैंने जो ऊपर वाले जजेस हैं उनके ऑर्डर्स को माना नहीं और खुद का ही चलाया, तो इसको बोलेंगे जुडिशियल ऑब्स्टिनेसी। तो ये सारे 5 टाइप है, बायसनेस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये क्या बोलता है कि हमने दोनों साइड को सुनना चाहिए। अब देखो, मेरे पास एक इंसान केस लेके आता है, मैंने उसकी सारी साइड सुनी, बट उसका ही सुन के मैंने अगर जजमेंट दे दिया तो ये क्या होगा, अनरीजनेबल अनफेयर जजमेंट होगा, क्योंकि मैंने दूसरी साइड सुनी ही नहीं। जब मैं दूसरी साइड सुनूंगी तो उसका बेनिफिट क्या क्या आता है कि मुझे नए फैक्ट सुनने मिलेंगे, नए एविडेंसेस मिलेंगे, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी पता लग सकता है कि जिसने केस लाया है वही कल्प्रेट है। ठीक है, तो ये जस्टिस का बैलेंस करना बोलते हैं इसको। ये प्रिंसिपल हमें बैलेंस कराता है जस्टिस को, इसलिए ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। तो ये 3 कंपोनेंट्स के ऊपर चलता है। पहला है नोटिस। अब देखो, एक पार्टी को, ये एग्रीव पार्टी है, ठीक है, तो इसने नोटिस में लिखा है कि मुझे, दूसरे पार्टी को, कि मुझे तुम्हारे इन एक्शंस की वजह से तकलीफ हो रही है, अगर तुमने ये एक्शंस इस टाइम के पहले बंद नहीं किए तो मैं एक लीगल एक्शन लूँगी। ठीक है, तो ये जो नोटिस देने का काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोसीडिंग में जाएंगे ना तो ये नोटिस हमने दी है या नहीं ये हमें बताना पड़ता है। अगर हमने नोटिस दिए तो हम सेफ साइड खेल रहे हैं। ठीक है, हमने सारे प्रोसीजर सारा अच्छे से फॉलो करके किया है, तो ये नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब दूसरे पार्टी को पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या एलिगेशंस है तो वो प्रिपेयर कर सकता है खुद को। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हम देखेंगे हियरिंग के स्टेजेस पे। हियरिंग में क्या होता है, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि सारे फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स के पीछे के सारे रीजंस क्या है, कहीं बायसनेस है या कुछ रिवील हो रहा है क्या। ठीक है, तो एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा काम होता है हियरिंग्स के टाइम पे। हियरिंग के बाद जजेस जब अपना जजमेंट देते हैं तो वो जजमेंट जो दे रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी देना जजेस का काम है, उसको बोलेंगे रीजन डिसीजन। ये एक सेपरेट प्रिंसिपल करके आता है, हम ये लास्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो डिसीजन के बाद रीज़न देना वो क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो जजमेंट दिया है वो फुल्ली रीजनेबल है। ठीक है, उसके पीछे रैशनैलिटी अटैच्ड है। उसके वजह से क्या होता है कि जो भी अपील में जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर ली जाती है जजेस के खिलाफ, तो वो बता सकते हैं कि ये रीज़न था मेरा डिसीजन के पीछे, और वो अगर वैलिड होगा तो जजमेंट को अपहेल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये एक सेफ साइड खेलने बोलता है जजेस को। क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कब होता है, जब मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं जो अपोजिट पार्टी के जो विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन करूँगी, तभी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, ठीक है, अब देखो, जब मेरी पार्टी मैं खुद अपना रिप्रेजेंट करूँगी तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसमें से उनका फ़ायदा हो, मेरे क्लाइंट का फ़ायदा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा मैंने दूसरे पार्टी के सामने किया, दूसरे पार्टी के विटनेसेस को मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि कुछ ऐसे फैक्ट्स निकलेंगे जिससे मेरी पार्टी को बेनिफिट होने वाला है, तो ऑब्वियसली मैं ये करूँगी। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है कि एक एडिशनल हमें एविडेंसेस फैक्ट्स पता चलते हैं, टेस्ट क्रेडिबिलिटी मिलती है। टेस्ट क्रेडिबिलिटी मतलब जो उसने आंसर दिया है उसको मैं रीचेक कराऊंगी। ठीक है, कि अगर तूने ये आंसर दिया है तो ये कितना क्रेडिबल हो सकता है। ठीक है, फेक विटनेसेस तो भी नहीं हो सकते ना, ये सब इंश्योर करने का काम ये क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अनकवर इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर हमने अगर रुस्तम देखी होगी तो हमने वो सीन देखा होगा कि वो जो नौकर होता है जिसने नाश्ता बना के रखा है, तो वो जो सीन है उसमें उसने क्या बोला था कि मैं ऊपर आता हूँ और देखता हूँ कि विक्रम साहब मर गए हैं, मैं उनको पूछने गया था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। ठीक है, तो ये उसका पहला स्टेटमेंट था। अब जब रुस्तम उसको पूछने जाता है कि यार आपने जो नाश्ता बना के रखा था ऑब्वियसली अपने किचन में, उसके तो फोटोज़ हैं हमारे पास, तो आप पूछने क्या गए थे। ठीक है, तो ये जो
इनकंसिस्टेंसी उसने देखी, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है कि जो विटनेस था वो फॉल्स विटनेस था। तो ये सारे चीज़ें रिवील होती है क्रॉस एग्जामिनेशन में। इससे क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है वो हमें पता चलती है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के ये सारे 6 एस्पेक्ट्स है। पर्पस क्या है कि हमें जो भी प्रोसीडिंग है वो रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ठीक है, कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। प्रोसीजरल फेयरनेस के लिए ये सब होता है कि मतलब जो एक्चुअल सिनेरियो है ना वो छाट के हमारे सामने पूरा डिस्क्लोज हो जाता है। प्रोसीजर क्या होता है अभी क्रॉस एग्जामिनेशन का? पहले होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ये कौन करता है? जो क्लाइंट है उसी का एडवोकेट खुद के ही क्लाइंट को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक ओवरव्यू पूछता है फैक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन कब होता है? जो क्लाइंट के अपोजिट में जो एडवोकेट है वो मेरे क्लाइंट को जब क्वेश्चन करेगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें पता चलती है इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। पर अगर मुझे उन इनकंसिस्टेंसी को डिफेंड करना है तो मैं करूँगी री एग्जामिनेशन मेरे खुद ही के क्लाइंट के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या निकलता है कि उसने जो ये स्टेटमेंट दिए वो किस बेसिस पे, किस रीज़न के वजह से दिए हैं, ठीक है। स्कोप इज टिपिकली ब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स रिवील होते हैं और जो भी फैक्ट्स है वो रेलिवेंट है नहीं है वो जजेस का देखने का काम है। लिमिटेशंस इन रिचर्डसन वर्सेस पेरेलिस द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट नॉट ऑल एविडेंसेस इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स नीड टू बी सब्जेक्टेड। हर एक एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सस्टेन नहीं होता है। हम जब भी ऑब्जेक्शन लेते हैं और जब जज बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन जायज़ है तब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अब ये टेक्निक क्या है? जो एडवोकेट के पास ये टेक्निक एक्चुअली होनी चाहिए, क्योंकि वो जब डिफेंड करने में जाएंगे तब ये क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट देता है, ठीक है। तो ये एक फोकस्ड क्वेश्चन का एक बॉक्स रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे का जो विटनेस है उसको काउंटर कर सके। तो ये बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू काउंसिल। अब देखो, हम जब भी कोई केस लेके जाते हैं कोर्ट में हमें एक एडवोकेट चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एडवोकेट को अपॉइंट करना इम्पॉर्टेंट है 24 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमें राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग है जहाँ पे इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होने वाली है सब, तो वहाँ पे एडवोकेट होना ही चाहिए, इससे कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर स्टैट्यूट खुद बोल रहा है कि एडवोकेट चाहिए तभी हम कंपल्सरीली एडवोकेट ला सकते हैं। यहाँ पे राइट इस्टेब्लिश होता है पार्टीज़ का कि हमें राइट टू काउंसिल चाहिए। अगर नहीं है तो ये डिस्क्रिशनरी है कि आपको एडवोकेट लाना है नहीं लाना है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो इनफॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होती है ना वो बहुत इजी वाली होती है। लॉयर्स हमें क्यों लगते हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडिंग्स होते हैं हमारे सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स के, उसको समझने के लिए हमें दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देना, इसलिए हम लॉयर्स हायर करते हैं, ठीक है। तो ये सारा लीगल रिप्रेजेंटेशन का काम एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें नहीं होते ज़्यादातर, ठीक है। तो अब ये क्यों नहीं होते? इनके 2 रीज़न से। लॉयर क्या करता है कि मैटर को खींचने का काम बहुत करता है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनका एम क्या है कि जल्दी से जल्दी मैटर ख़त्म किया जाए। तो ये जो फालतू की टाइम कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लॉयर्स को यहाँ पे ये नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। अब ये जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो अनफेयर एडवांटेज देता है किसको? जो ज़्यादा अमीर है उसको अनफेयर एडवांटेज देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक कोई एडवोकेट यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंडेटरी ही नहीं है, इसलिए कोई क्यों करेगा। पर अगर देखो एक ने एडवोकेट लाया तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन अपने एडवोकेसी स्किल की वजह से दूसरे पार्टी को गलत साबित कर सकता है, ठीक है। तो एक वेल्दियर इंडिविजुअल को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है अगर लॉयर को मैंडेटर किया जाए तो, ठीक है। प्री एंड पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। अब प्री मतलब क्या है कि जो डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, उसके पहले जो भी हियरिंग होती है, वो जो हमारा जनरल प्रिंसिपल है कि जजमेंट से पहले हमने दोनों पार्टी को सुनना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीडिंग है वो फेयरनेस है और ये जर्नल प्रोसीडिंग है, ठीक है।
अब डेफिनेशन क्या दिए देखो, हियरिंग हेल्ड बिफोर एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मेक्स अ फाइनल डिसीजन और ऑर्डर। अब देखो ये क्या इंश्योर करता है, नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है, फेयर प्ले इंश्योर करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस होता है, सारे फैक्ट्स को हम जानते हैं, तो उनके बेसिस पे हम एक जजमेंट देते हैं, तो वो जजमेंट हो जाता है फेयर। पर जब पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कि मतलब डिसीजन होने के पहले ही आपने हियरिंग होने से पहले आपने डिसीजन दे दिया, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि हमें पहले डिसीजन देना पड़ता है, स्टे हम बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टे होता है ना, वो एक पोस्ट डिसीजनल हियरिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो इनएविटेबल हम बोल सकते हैं कंडीशन, उसको हटाने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हम पहले ही डिसीजन देते हैं, उसके बाद हम हियरिंग लेते हैं। तो ये जो कोर्ट एकदम लैंडमार्क केस है हमारा मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें दिया गया था ये जजमेंट। तो ये जो प्रोसीडिंग होती है, ये जो ऑर्डर्स होते हैं ना, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है कि जो केस आया है उसको ये इमरजेंसी लागू हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग में हम पहले डिसीजन देते हैं, उसके बाद प्रोसीडिंग्स मतलब हियरिंग हम शुरू करते हैं, तब तक वो स्टे पे रहता है। जब हियरिंग हो जाती है और फिर से जजमेंट आता है तो उसके बाद एक परमानेंट बाइंडिंग फोर्स लग जाता है। रीज़न डिसीजन, जब मैंने वो फर्स्ट लाइन में बोला था कि जो भी डिसीजन दी गई है उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। कि जो जजमेंट देता है वो मतलब जजमेंट दिया है वो खुद के लिए स्पीक कर रहा है, स्पीकिंग फॉर वन सेल्फ, ठीक है। तो वो अपने बारे में ही बोल रहा है कि मैंने ऐसे जजमेंट क्यों दिया है, रीज़न क्या है उसके पीछे। अगर मैंने इसे जजमेंट दिया है तो किसको इफेक्ट होगा, किसको इफेक्ट नहीं होगा, वो सारे एस्पेक्ट मुझे लिखने पड़ते हैं। तो ये जजमेंट में हम कभी भी जजमेंट हम पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर होता है ये रीज़न डिसीजन करके, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या है इसका, द ऑर्डर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। जो हमने लिखा है वो रीज़न वो बता रहा है कि जजमेंट ऐसा क्यों है। तो ये पर्पस क्या है इसका, जो अथॉरिटी है ना हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वो जब भी स्क्रूटिनी करेंगी या फिर रिव्यू में जाएगा, रिवीजन में जाएगा, तब हम वो देखेंगे कि ऐसा जजमेंट क्यों दिया है। अगर वो रीज़न वैलिड है तो जजमेंट भी वैलिड है, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। लीगल स्टैंडिंग कि मतलब मेरा जो जजमेंट है ना उसके पीछे एक पिलर जैसे वो खड़ा है, कौन, रीज़न डिसीजन, ठीक है। सफिशिएंसी ओवर फॉर्म, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है उसका, ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है मैंने क्लियर अपने वर्ड्स में लिख दिया है। वाई रीज़न डिसीजन मैटर, प्रिवेंट्स आर्बिट्रीनेस। अब देखो जब भी कोई जजमेंट पास होता है तो वो क्यों हो रहा है, मैं हर बार जाके तो जज को पूछ नहीं सकती कि यार मतलब आपने ऐसे जजमेंट दिया ही क्यों है। तो ये मुंह बंद करने के लिए जजमेंट खुद ही मतलब जजेस खुद ही अपने जजमेंट में रीज़न दे देते हैं। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, आर्बिट्रीनेस, कि मैंने एक ट्रांसपेरेंसी रखी है अपने अंदर और ये रीज़न मैंने दिया है। अनेबल्स जुडिशियल रिव्यू, जब भी जुडिशियल रिव्यू होगा तो उसके अंदर ये जो रीज़न डिसीजन है उसको कंसिडर बहुत मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शो करता है रीज़न डिसीजन, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया है। बिल्ड्स ट्रस्ट, अब देखो मैंने एक रीज़न दिया है, उसके बेसिस पे मैं एक ट्रांसपेरेंसी दिखा रही हूँ कि यार मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे सोचा है और ये मुझे ठीक लग रहा है कि आपके लिए ये सही होगा। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रस्ट क्रिएट करता है पार्टीज के बीच में और जजेस के बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, और आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।